तो गाइस फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आ सकता है वो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 29 ऑफ जुलाई। तो गाइस बाघों की जो लगातार घटती संख्या है उसको नियंत्रित करने के लिए बाघ प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघों की घटती तादाद के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और साथ ही साथ जंगलों की सुरक्षा करना इस दिन को मनाने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है। तो इसका आपको आंसर याद कर लेना है 29 ऑफ जुलाई इंटरनेशनल आप टाइगर डे भी कह सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इस दिन मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर जो कि भारत में शुरू हुआ था वो 1 अप्रैल 1973 को संरक्षण को बढ़ावा देने और बाघों की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। बात करते हैं अगले सवाल की तो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर है राफेल नडाल जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। तो स्पेन के जो राफेल नडाल हैं उन्होंने 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल फाइनल मैच जीता था। इस जीत के साथ ही जो राफेल नडाल थे वो 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब को जीतने वाले पहले पुरुष बन गए थे। तो गाइस यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, पहला कहाँ से बिलोंग करता है, स्पेन से, कौन है राफेल नडाल, किस दिन 30 जनवरी 2022 को जीते थे और कौन सी उपलब्धि हासिल करी इसको मैच को जीतने के बाद उन्होंने 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत के अपने नाम कर लिया और उसको लेने वाले पहले पुरुष बन गए। उन्होंने यह खिताब जीतकर जो रोजर फेडरर हैं और नोवाक जोकोविच हैं उन दोनों को पीछे छोड़ दिया और उनसे आगे निकल गए। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता था, अभी जो हमने बात करी वो 2022 की है। अगर आपसे पूछा जाता है 2023 किसने जीता था तो उसका करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविच। उसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विंबलडन ओपन 2022 कौन जीता है तो उसका भी आंसर नोवाक जोकोविच ही है। तो गाइज ये फैक्ट भी अच्छे से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक शासन किया था, यानी कि जो उनका शासन काल था वो किस टाइम पीरियड में था। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है 1206 से लेके 1208 ईस्वी तक जो शासन काल था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का था और इस अवधि में शासन करने वाले वो राजा बन गए थे जिसे उसके राजनीतिक कार्यों की अवधि माना जा सकता है। राजनीतिक कार्यकाल भी उनका यही था तो राजनीतिक कार्यों की अवधि भी माना जा सकता है। इसमें ऐबक ने गोरी के भारतीय सल्तनत में मलिक एवं सिपाह सलार की हैसियत से कार्य किया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किस उसमें उन्होंने कार्य किया तो वो भी आप बता सकते हैं कि वो सिपाह सलार के रूप में उन्होंने वहां पर कार्य किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का शासक कब बना था, मतलब उस किस टाइम पे बना था, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, तो यहाँ पर नाम याद रखिएगा मोहम्मद गौरी कि उनके देहांत के बाद चूंकि उसका कोई पुत्र नहीं था इसीलिए लाहौर की जो जनता थी, लाहौर की जनता ने मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर पर शासन करने का निमंत्रण दे दिया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने लाहौर पहुंचकर जून 2006 जून 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो आप कह सकते हैं उनका जो शासक काल शुरू हुआ था वो 1206 में शुरू हो गया था। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। तो गाइज भारतीय संविधान के हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं यानी कि अनुच्छेद हैं और उनके जो भाग हैं और अनुसूचियां हैं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बात की जाए कि अनुच्छेद 2 की, तो अनुच्छेद जो 2 है भारतीय संविधान का उसमें कहा गया है कि संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है या नए राज्यों को कानून के आधार पर भारत में स्थापित कर सकती है। तो स्थापना से, राज्यों की स्थापना से रिलेटेड ये अनुच्छेद है और आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर आपसे ये अभी रिसेंटली पूछा गया था कि इन दोनों आर्टिकल में डिफरेंस क्या है तो आपको 2 और 3 का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों का प्रवेश यानी कि स्थापना
का उपबंध करता है। उसके अलावा अगर अनुच्छेद 3 की बात की जाए तो अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उपबंध करता है। तो गाइज यहाँ पर डिफरेंस, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया हो, तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि आर्टिकल 2 एज वेल एज आर्टिकल 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर जो कैंडिडेट्स होते हैं इसमें कंफ्यूज होके गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो गाइज याद रखिएगा, अगर स्थापना से रिलेटेड पूछा जाता है तो अनुच्छेद 2 के अंदर आता है। अगर निर्माण और वर्तमान में जो राज्य हैं उनकी क्षेत्र, सीमा या नाम में कुछ चेंजेस से रिलेटेड होता है तो वो अनुच्छेद 3 का कार्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या। तो गाइस त्रिज्या यानी कि रेडियस जो होता है वो कितनी है, तो उसका करेक्ट आंसर है 6371 किलोमीटर। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की जो 3 परतें हैं उन परतों का नाम क्या है, तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो है भूपर्टी, जो कि एक ठोस परत है, भूपर्टी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो मिडिल वाली है वो मेंटल, अत्यधिक गाढ़ी परत है, तो मध्यवर्ती आपकी कौन सी हो गई, वो हो गई मेंटल, पहली हो गई भूपर्ती। और जो बाह्य जो है वो तरल तथा आंतरिक क्रोड जो है, बाह्य मतलब बाहरी जो है वो क्रोड उसका नाम है, जो कि तरल तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाई जाती है, होती है। तो आप ये तीनों जो परतें हैं वो भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि जो रेडियस है वो कैसे ज्ञात हुई, और अगर आपसे पूछा जाता है कि किसने ज्ञात करी, तो इसका करेक्ट आंसर है साइरन के एराटोस्थनीज। जो साइरन के एराटोस्थनीज थे उन्होंने पृथ्वी की जो रेडियस था उसको ज्ञात किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कैसे ज्ञात किया था, तो जो साइरन के एराटोस्थनीज थे उन्होंने पृथ्वी को मापा था। उन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर होने का अनुमान लगाया था। तो 40,000 किलोमीटर यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा। वह ये भी जानता था कि एक वृत्त की जो परिधि वृत्त की त्रिज्या के 2 गुना यानी कि 3.1415 के बराबर होती है। अगर इसको हम फॉर्मुलेशन की उसमें टर्मिनोलॉजी में जाने तो इट इज अ C इक्वल टू 2 TTR। इस जानकारी से एराटोस्थनीज ने अनुमान लगाया कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 6366 किलोमीटर है, जो कि अभी हमने आपको जैसे कि बताया कि 6371 किलोमीटर जो फाइनली अप्रोक्सीमेशंस के बाद जानी जाती है, दैट इज 6371 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो गाइज जो प्रत्येक टीम होती है उसमें 9 खिलाड़ी खेलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंडिविजुअली अगर हम देखें तो वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल जो होता है उसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है, तो गाइस भारतीय संविधान का जो भाग 9 है उसके अकॉर्डिंग ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में बात बताना है, उससे रिलेटेड चीज बताना है, और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों जो कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है उसके रूप में कार्यात्मक बनाने के लिए आवश्यक ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करना है। पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक स्तर भी बोला जाता है, ब्लॉक स्तर पे मतलब काम किया जाता है तो उसे हम पंचायत समिति का अंतर्गत आता है। और जिला परिषद जो होता है वो जिला स्तर पर कार्य करता है तो वो जिला स्तर के नाम से जाना जाता है। तो गाइज ये ग्राम पंचायतों से रिलेटेड जो बातें, स्थापना से बातें होती हैं वो आपके संविधान के भाग 9 में आती हैं। अगला अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान में भाग 9 कब जोड़ा गया, तो सन 1992 में संविधान संशोधन करके भाग 9 जोड़ा गया था। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची जोड़ी गई है। तो गाइस ये तो है ही कि जब से संविधान बनाए तो काफ़ी उसमें चेंजेस होते रहते हैं। जो भाग हैं उनमें अनुसूचियाँ जुड़ती रहती हैं, एलिमिनेट होती रहती हैं, तो उन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि अभी मैंने आपको भाग 9 के बारे में बताया, तो भाग 9 1992 में जुड़ा था और अभी रिसेंटली उसमें एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो नवी अनुसूची है वो क्या है,
तो इस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है। तो केंद्रीय एज वेल एज जो राज्य कानून है वो इसमें डिस्कस किए गए हैं, जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। जिसे संविधान यानी कि प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। पहले संशोधन में अनुसूची में 13 कानूनों को जोड़ा गया था। जो बाद के विभिन्न संशोधन आते रहे उनके साथ साथ अभी जो वर्तमान में संरक्षित कानून है उनकी जो टोटल संख्या है वो है आपकी 284। तो ये 284 भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है कमला हैरिस। तो गाइज संयुक्त राज्य अमेरिका की जो 49th यानी कि 49वीं और वर्तमान उपराष्ट्रपति जो बनी है उनका नाम है कमला हैरिस। कमला हैरिस जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। तो आपको ये याद में रखना है कि प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं। कमला जनवरी 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उद्घाटन कर उपराष्ट्रपति बनी हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किसके साथ, तो वो नाम भी आपको पता होना चाहिए। 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ। उन्होंने 2020 के चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस को हराया। तो जब इलेक्शन हुए तो उन्होंने किन को हराकर उपलब्धि हासिल करी उपराष्ट्रपति की? उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, और जो माइक पेंस थे, ये दो नाम भी आपको याद रखना है, उनको हराकर उपराष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एशिया T20 विश्व कप की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो गाइज भारत बनी है, ये आपका करेक्ट आंसर है। और भारत ने 7वीं बार, या नोट कीजिएगा 7th टाइम्स महिला एशिया कप का खिताब जीता है। और फाइनल्स में किसको हराकर जीता है? भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को हराया। और कितने विकेट से हराया? 8 विकेट से हराया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्दन की हड्डी जो होती है, गर्दन की हड्डी में किस प्रकार का एक जोड़ होता है और वो क्या कहलाता है? तो गाइज गर्दन की जो हड्डी होती है उसमें एक मुख्य जोड़ के नाम का एक जोड़ होता है, जिसे पाइवट जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। वह जोड़ जहां हमारी गर्दन सिर से जुड़ती है वह एक मुख्य जोड़ कहलाता है। यह हमें अपने सिर को आगे, पीछे और झुकाने की अनुमति देता है और सिर को हमारे दाएं या बाएं घुमाता है। तो सिर्फ इस पाइवट जॉइंट के कारण वो सारे मूवमेंट पॉसिबल हैं। एक संयुक्त जोड़ में एक बेलानाकार हड्डी एक अंगूठी में घूमती है। तो किस तरह से वो मूवमेंट होता है ये भी आपको यहाँ पर हमने बताया है। तो करेक्ट आंसर है पाइवट जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क जलवायु सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो गाइस शुष्क जो मतलब शुष्क जलवायु जो होती है वो रेगिस्तान, कर्क रेखा और मकर रेखा के निकट निम्न अक्षांशों में स्थित है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो सहारा, अरब, थार, दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और मध्य ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की यानी कि शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि कहाँ पाई जाती है। अगर इसके अलावा कोई आपको ऑप्शन पूछा जाता है तो वहां पर वो नहीं पाई जाती है। बात करें शुष्क जलवायु प्रदेश की, तो गाइज राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का पश्चिमी भाग, गंगानगर का दक्षिणी भाग और जोधपुर की फलौदी तहसील का पश्चिमी भाग, ये राजस्थान के जितने भी ये जगह हैं यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है और ये शुष्क जलवायु प्रदेश कहलाते हैं। यहाँ का जो तापमान होता है वो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों के मौसम में 34 डिग्री से अधिक तथा शीत ऋतु यानी कि सर्दियों में 12 से 16 डिग्री के मध्य रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो गाइज ये जो टाइटल है भारत का बिस्मार्क, यह दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को और ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर। तो रियासतों के एकीकरण के भागीरथ काम को कुशलता पूर्वक निपटाने के कारण, तो उन्होंने क्या काम किया था उसके कारण उनको ये कहलाने लगे थे भारत का बिस्मार्क? उन्होंने रियासतों के एकीकरण के
काम को संभाला था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी थी। उन्हें भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत को एकजुट करने के एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो ये आपको याद में रखना है। क्यों, अगर आपसे पूछा जाता है कि क्यों उनको बुलाया जाने लगा, तो उसका भी रीज़न आपको पता होना चाहिए। वह बारदोली सत्याग्रह से भी संबंधित है। तो बारदोली सत्याग्रह जो है, उससे भी संबंध रखते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता किसे घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस खुशी पटेल। फर्स्टली खुशी पटेल आपको पता होना चाहिए। अगला जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो खुशी पटेल हैं, वो गुजरात की रहने वाली हैं, यानी कि जो मतलब नेटिवली आप कह सकते हैं, या फिर वो बिलोंग कहाँ से करती हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है गुजरात से। और जब उन्होंने यह खिताब जीता, तो वो यूनाइटेड किंगडम की बायोमेडिकल छात्रा थी। तो वो यूनाइटेड किंगडम में तब पढ़ाई कर रही थी, यानी कि 2022 में। और यस 2022 में फिर उन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता उन्हें घोषित कर दिया गया। उसके बाद अगर रनर अप की बात की जाए, तो जो अमेरिका की वैदेही डोंगरे हैं, उनको फर्स्ट रनर अप घोषित किया गया, जबकि श्रुतिका माने हैं, वो सेकंड रनर अप घोषित की गई थी। तो ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय शंकर की जो नृत्य शैली है वो क्या है? तो गाइज उदय शंकर जो हैं वो एक ऐसे कलाकार, नर्तक और कोरियोग्राफर थे, जिन्होंने शास्त्रीय भारतीय नृत्य के साथ संयोजन में पश्चिमी नाटकीय तकनीकों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से भारतीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया। तो जो भारतीय नृत्य है उसको लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ा हाथ उदय शंकर जी का था, जो कि एक बहुत ही उम्दा कलाकार रहे थे, नर्तक थे और कोरियोग्राफर थे। उदय शंकर को 1920 में विलियम रॉथेनस्टीन के संरक्षण में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में कला का अध्ययन करने के लिए लंदन चले गए थे। तो 1920 में वो ये फर्दर स्टडीज आप कह सकते हैं, रॉयल कॉलेज में चले गए थे आर्ट कला का अध्ययन करने के लिए। कालांतर में उनकी नृत्य शैली को हाई डांस के नाम से, तो गाइज ये जो क्वेश्चन बन के आता है हाई डांस से रिलेटेड, उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उदय शंकर है, क्योंकि उदय शंकर की ही नृत्य शैली को कालांतर में हाई डांस के नाम से जाना जाने लगा था। हालांकि बाद में उन्होंने इसे क्रिएटिव डांस का नाम दे दिया था। तो गाइज ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कुछ अवार्ड्स की जिनसे उनको नवाजा गया था, तो गाइज 1960 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया था क्रिएटिव डांस, रचनात्मक नृत्य की भूमिका निभाने, नृत्य की शैली के लिए। उसके बाद 1962 में उन्हें भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, जो कि संगीत नाटक अकादमी है, उसके द्वारा उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार उपलब्धि के लिए, जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। तो 1960 में उन्हें मिला था क्रिएटिव डांस रचनात्मक कैटेगरी में। उसके बाद 1962 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप का अवार्ड दिया गया, और 1971 में भारत सरकार ने उन्हें अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो ये 3 चीज भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो गाइज 2001 से 2011 की जो हमारी ये जो जनगणना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इससे 1 या 2 प्रश्न तो बन के आते ही आते हैं। तो आपको ये जो जनगणना है, इससे रिलेटेड तो सारे फैक्ट्स याद होने ही चाहिए। तो इसका गाइज बात करें कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी, तो वो थी 17.64%। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। और इस दौरान जो जनसंख्या का प्रतिशत था, वो दशकीय वृद्धि आज़ादी के बाद से सबसे अधिक गिरावट उसमें देखी गई थी। यह 23.87 यानी कि 23.87 से अवधि 1991-2001 में 2.33% की कमी देखी गई थी। तो 23.87 से वो 21.54% हो गई थी। उसके बाद 1981 टू 1991 के लिए
भी इतनी प्रतिशत की गिरावट देखी गई थी। तो 2001 और 2011 से अगर आपको पूछा जाता है तो वो आपको 3.90% की कमी देखने को मिली थी। फिर उसके बाद वो 17.64 प्रतिशत रह गई थी। अगला सवाल, मानसरोवर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेमचंद। मानसरोवर कथा संग्रह प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियों का संकलन है। उनके निधनोपरांत मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित इस संकलन में उनकी 200 से भी अधिक कहानियों को शामिल किया गया है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगर बात करें उनके अन्य भाषाओं में जो उन्होंने प्रकाशित करा था अन्य कहानियों के बारे में, तो उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन पुस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां। तो कहानियां उन्होंने काफी लिखी हैं, काफी उन्होंने दर्जन भर उपन्यास भी लिखे हैं। तो आपको उन सबके नाम पता होने चाहिए। तो ये सारे आप ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो आप उसका जवाब दे सकें। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अधिकांश जो उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी हैं वो किस लैंग्वेज में लिखी है, तो गाइस वो हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित हुई थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कांचीपुरम। कांचीपुरम रेशम और शैलकृत मंदिरों के लिए अत्यधिक निर्माण के लिए जाना जाता है। तो कांचीपुरम जो है वो रेशम से रिलेटेड और शैलकृत मंदिरों के निर्माण से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसके लिए जाना जाता है। बाकी पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव वंश का अगर संस्थापक कौन है ये आपसे पूछा जाता है तो उसका करेक्ट आंसर है सिंह विष्णु। और पल्लव वंश कालाभरा ने तमिल देश में संगम युग के बाद 250 वर्षों के लिए शासन किया था। तो शासन काल भी यहाँ पर अब हमने आपको बता दिया पल्लव वंश का। नेक्स्ट, क्योंकि अब हम बात कर ही रहे हैं कांचीपुरम, तो कांचीपुरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे और अदर रिलेटेड जगहों की भी जो कि आपको 100% एग्जाम्स में आएगी। तो कांचीपुरम की बात करें तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम रेशम और शैलकृत मंदिरों के अत्यधिक निर्माण के लिए जाना जाता है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और पल्लव वंश की जो अवधि थी वो 275 ईसा पूर्व से 897 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो ये चारों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात करें पाटलिपुत्र की, तो गाइज मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र अपने व्यापार और माल के निर्यात के लिए जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मौर्य साम्राज्य की जो अवधि थी, कि शासन काल की जो अवधि थी, वो 322 ईसा पूर्व से लेके 187 ईसा पूर्व तक जानी जाती है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है राजगीर के बारे में, तो मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी वो राजगीर थी। राजगीर अपने शैलकृत गुफाओं, मंदिरों और किलों के लिए भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो उसका करेक्ट आंसर है राजा बिंबिसार। और इनके शासनकाल की बात करी जाए तो 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट, अगर आपसे तक्षशिला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो गाइज गांधार साम्राज्य जो है, गांधार साम्राज्य है उसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। यह अपने बौद्ध धार्मिक स्मारकों के लिए जाना जाता था। गांधार राज्य का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो वो द्रुह राजकुमार गांधार था। और बात की जाए कि गांधार राज्य का जो ये राजधानी बना था और ये शासन चला था, तो उसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेके 1535 ईसा पूर्व तक था। तो गाइज ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कलाकार सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है पंडित रविशंकर, जो कि काफी फेमस रहे हैं, सितार वादक रहे हैं। और काफी इवन टुडे आज भी उनको सितार वाद्य यंत्र को बजाने से संबंधित अगर आज भी कोई बात होती है तो उसमें पंडित रविशंकर जी का ही जिक्र होता है। तो पंडित रविशंकर यहाँ करेक्ट आंसर है, वो एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे।
वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक भी बन गए थे। ओके गाइस, सो नेक्स्ट अब हम आपको कुछ भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो कलाकार हैं उनके भी नाम आपको बताएंगे, जिससे कि आप से अगर उससे रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो आप बता सकें। तो यहाँ पर गाइस हमने कुछ नाम ऐसे शेयर करे हैं जिनमें आपको प्राप्तकर्ता यानी कि कलाकारों के नाम हम बताएंगे, किस वर्ष उन्हें उपाधि मिली थी और किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए उनको ये भारत रत्न से नवाजा गया था। तो बात करते हैं एम एस सुब्बुलक्ष्मी की, तो उनको 1999 में मिला था और शास्त्रीय गायक के रूप में मिला था, जो कि कर्नाटक शास्त्रीय गायक के रूप में उन्हें मिला था। अगला पंडित रविशंकर को 1999 में सितार के लिए मिला था। बिस्मिल्लाह खां, जिनको शहनाई बजाने के लिए जाना जाता है, वह एक शहनाई वादक हैं और उनको भारत रत्न से नवाजा गया था 2001 में। अगला है पंडित भीमसेन जोशी, जिनको 2009 में अवार्ड मिला था और शास्त्रीय गायक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक के रूप में उनको ये अवार्ड मिला है। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट अब हम आपको यहाँ पर कुछ वाद्य यंत्रों के नाम बताएंगे और उससे रिलेटेड कलाकारों के नाम बताएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है इनमें से कोई कलाकार कि ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आप उसको इजीली बता सकेंगे। तो गाइस, संतूर की बात करें तो संतूर वादक हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी। बांसुरी वादक की बात करें तो हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ये वाद्य यंत्र बजाने के लिए काफी फेमस रहे थे, इनफैक्ट आज भी जाने जाते हैं। सॉरी। फिर बात की जाए तबला की, तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। नेक्स्ट है सरोद, तो सरोद के लिए अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्ध देवदास गुप्ता, ये सारे जो नाम हैं ये सरोद वादक हैं। फिर है शहनाई, तो बिस्मिल्लाह खां का नाम तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और आज भी लोग बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादक के नाम से जानते हैं। बाकी कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन भी शहनाई वादक थे। सितार की बात की जाए तो पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर। अगला है सारंगी, तो सारंगी में शकुर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, ये कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कि सारंगी बजाने के लिए फेमस थे। फिर है वीणा, वीणा बजाने के लिए जिया मोहिउद्दीन डागर, अय्यागरी श्याम सुंदरम और दौर इस्वामी आयंगर, ये कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कि वीणा बजाने के लिए फेमस थे। अगला है रुद्र वीणा, तो असद अली खान। मोहन वीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट, मोहन वीणा के आविष्कारक भी कहलाते हैं वो। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है, तो वो है पंडित विश्व मोहन भट्ट। नेक्स्ट है वायलिन, तो वायलिन के लिए सुश्री गोपालकृष्णन, श्रीमती एम राजन, एर आर मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, वीजी जोग, लाल गुडी, जयरामन, ये सब वायलिन वादक हैं। फिर है घटम, घटम के लिए टी एच विनायक कराम, ई एम सुब्रमण्यम। फिर आता है आपका मृदंगम, तो मृदंगम के लिए के वी प्रसाद, एस वी राजा राव, उमलयापुरम शिवरामन। फिर है मेंडोलिन, तो मेंडोलिन के लिए यू श्रीनिवास। फिर है पखावाज, तोताराम शर्मा। सुरबहार, अन्नपूर्णा देवी। गिटार, ब्रजभूषण काबरा। गायक के रूप में जो कर्नाटक संगीत गाते हैं वो राधा कृष्ण, एस श्रीनिवास अय्यर, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम बाल मुरली कृष्ण, डी के पट्टामल, रामानुज अयंगर, अरियाकुडी, एस पिनाका पानी, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो कि कर्नाटक संगीत के गायक के लिए काफी फेमस हैं। फिर है हिंदुस्तानी संगीत के गायक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत व्रत जारी करते हैं। तो यहाँ पर संविधान का जो अनुच्छेद 226 है उसके अनुसार उच्च न्यायालयों को बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि रिट ऑफ हाबीज कॉपस, परमादेश यानी कि मेंडामस, प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, अधिकार प्रच्छा यानी कि को वारंटो, उत्प्रेषण यानी कि सेटियोरारी, ये रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया है और ये संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार है।
नेक्स्ट गाइस जो क्वेश्चन है वो है आराम बाग का निर्माण बाबर ने कहाँ करवाया था। तो फर्स्टली तो आपको यही याद होना चाहिए कि आराम बाग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो उसका करेक्ट आंसर है मुगल बादशाह बाबर ने। आगरा में कहाँ करवाया था? आगरा में मुगल बादशाह बाबर ने इसका निर्माण कब करवाया था? 1528 में। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। यह एक तरह का जो बॉटनिकल गार्डन होता है वैसा होता है, वैसा है। कहा जाता है कि इस बाग का नाम आराम बाग इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो बादशाह लोग होते थे वो यहाँ आराम करने के लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो गाइज रिसेंटली सानिया मिर्जा एक ऐसी खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने की दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद 36 साल की उम्र में अपने करियर को अलविदा कह दिया। चोट के कारण उनकी 2022 की रिटायरमेंट योजनाओं में देरी हो गई थी। कुछ चोट वगैरह के कारण जो वो 2022 में ये घोषणा कर चुके थे, पर 2022 में उसको करने में देरी हो गई थी। लेकिन यूएस ओपन में चोट की वजह से नहीं खेलने के बाद सानिया मिर्जा ने इस चीज़ की घोषणा कर दी थी कि वो अपने करियर पे अब फुल स्टॉप लगाना चाहती हैं, अलविदा कहना चाहती हैं और उससे अपने टेनिस खेल से संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा की थी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है, तो ये तो रही महिला की बात। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने अभी-अभी मतलब रिसेंटली संन्यास लिया है, तो उसका नाम है रोजर फेडरर। सेवानिवृत्त की घोषणा उन्होंने की है और यह जो घोषणा की थी उन्होंने वो एक वीडियो के माध्यम से की थी जिसमें जो रोजर फेडरर थे वो मौजूद थे। उन्होंने टेनिस से अपना विदाई पत्र पढ़ा था। उन्होंने एक नोट पेन डाउन करा था पूरा अपना, जैसे हम अलविदा कहते हैं उस चीज़ के लिए, और उन्होंने फिर पढ़ा और कहा, मैं इतना भाग्यशाली था कि मुझे इतने सारे ऐतिहासिक मैच खेलने का मौका मिला जिन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगा। पिछले जो 24 वर्ष रहे हैं उनका जो दौरा है वो एक अविश्वसनीय साहसिक कार्य रहा है और यह बहुत गहरा और बहुत जादुई उनके लिए एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा उन्होंने मेंशन करा था। तो गाइज रिसेंटली अगर आपसे पूछा जाता है कि किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है, तो उसका नाम है रोजर फेडरर। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि मार्च 2022 में महिला टेनिस जगत की जो नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी थी, तो गाइस यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि मार्च 2022 में जो महिला टेनिस जगत की नंबर 1 खिलाड़ी थी एशले बार्टी, उन्होंने भी खेल के शीर्ष पर रहते हुए संन्यास की घोषणा कर दी, जिससे जो पूरे खेल जगत के लोग थे वो चौंक गए थे और हक्का बक्का रह गए थे कि ये एकदम से उन्होंने क्या अनाउंस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण का करना होता है? तो गाइस यहाँ करेक्ट आंसर है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना होती है उसका मेन उद्देश्य होता है ये सब। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात की जाए तो वो 1956 से लेके 1961 तक रही थी और उसमें दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर जोर दिया गया था और इसीलिए उसे बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास को संरक्षण दिया गया। इसने विकास के महाल महालनोबिस मॉडल का अनुसरण भी किया। तो बेसिकली वो बेस्ड थी इसी मॉडल पर जिसे भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने तैयार किया था। तो सांख्यिकीविद का भी नाम आपको पता होना चाहिए, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गाइज ऐसी बहुत सी नदियां होती हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, गंगा और ब्राह्मणी। तो ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपको जो भी ऑप्शन में गिवन हो आप उसे चूज कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने। जो प्लासी का युद्ध हुआ था जो कि 23 जून 1757 को हुआ था, तो गाइज ये चीज आपको याद में रखनी है। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। तो किन दो
किन दो सेनाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था? तो एक साइड तो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड थी आपकी बंगाल के नवाबों की सेना। तो जो कंपनी की सेना थी उसने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो उसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग के जो 8वें संस्करण का फाइनल मैच हुआ है वो किन दो टीमों के बीच हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है पटना पायरेट्स और दबंग दिल्ली। इन दो टीमों के बीच में प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन का फाइनल मैच खेला गया था। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पटना पायरेट्स थी वो 3 बार की चैंपियन टीम भी रह चुकी है, तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है। और उसके बाद खास बात यह थी कि दिल्ली ने लीग चरण के दोनों मैचों में पटना को मात दी थी। तो जो दबंग दिल्ली थी वो इस मैच की विजेता रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है होमी जहांगीर भाभा, जिनको भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वह एक भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी थे। तो यहाँ पर आपको उनका प्रोफेशन भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आ गया भौतिक विज्ञानी भी थे जिन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। तो गाइज ये दोनों जो उन्होंने रिसर्च करी वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसएल 2022 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता था? तो गाइस 2022-23 में जो इस के चैंपियन रहे थे वो थे एटीके मोहन बागान, जो कि आईएसएल विजेताओं की सूची में नवीनतम शामिल हैं। इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल का जो 9वां संस्करण फाइनल मैच था उसमें एटीके मोहन बागान द्वारा पेनल्टी शूटआउट के माध्यम से बेंगलुरु एफसी को हराकर आईएसएल 2022-23 का खिताब जीतने वाले वो खिलाड़ी बन गए थे। बात की जाए कोलकाता की टीम की, तो गाइस कोलकाता की टीम 2020-21 में अपने डेब्यू सीजन में फाइनल में हारने के बाद यह यह एटीके मोहन बागान का पहला आईएसएल खिताब बना था। तो आपको ये चीज भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड यानी कि एमएस वर्ड 2010 में जो प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट की थी वो शॉर्टकट की क्या थी? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है Ctrl+F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो गाइज अंडमान और निकोबार का जो कुल वन क्षेत्र है वो है आपका 7,170.69 वर्ग किलोमीटर, जो कि इसके भौगोलिक क्षेत्र का 86.93% है। तो कुल क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है तो इट इज 7170.69। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो गाइस जो देश का पहला वर्ल्ड बल्क ड्रग पार्क है वो गुजरात को मिला है। और ऑन द अदर हैंड आपसे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIIT ऊना को राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदान पोर्टल को किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया था? तो गाइज निदान यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स के भी नाम से जानते हैं, इसको स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने विकसित किया है। तो आपका करेक्ट आंसर है एनसीबी। यह स्वापक समन्वय तंत्र यानी कि NCORD पोर्टल का एक हिस्सा है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 30 जुलाई को शुरू किया था। तो गाइज आपको ये फैक्ट भी पता होना चाहिए, ये पॉइंट भी पता होना चाहिए कि किसने शुरू किया, अमित शाह ने, कहां पर, चंडीगढ़ में, कब, 30 जुलाई को। ओके सो ये आपको पॉइंट्स यहाँ पर जो भी गिवन है ये ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि निदान पोर्टल होता क्या है, तो निदान सभी नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधियों के डाटा के लिए वन स्टॉप समाधान है, जो कि जांच एजेंसियों को जांच के दौरान सभी बिंदुओं को जोड़ने में एक प्रभावी उपकरण के रूप में मदद करेगा। और यह जो पोर्टल होता है, ये नशीले पदार्थों के समन्वय तंत्र यानी कि एनकॉर्ड, जिसे हम NCORD के नाम से भी जानते हैं, उस पोर्टल का एक हिस्सा है। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेमोरी को मिटाया नहीं जा सकता? तो इसका करेक्ट आंसर है रोम, यानी कि रैंडम ऑपरेटिव मेमोरी। और जो ये रोम होती है, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, तो इसको कभी भी आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है वो है, भारत में सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गाइज, भारत में जो सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ कोलार, एहुट्टी और ऊटी नामक खाने हैं जो कि भारी मात्रा में सोना निकालती हैं। और इसके बाद एक और जो आती है वो आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो देश का गाइज 80% यानी कि 80% से अधिक सोना जो आता है वो कर्नाटक में मौजूद खदानों से ही निकलता है। तो यहाँ पर आपका कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गाइज, अगर आपसे पूछा जाता है कि किन राज्यों में सोने की खदानें मौजूद हैं भारत देश में, तो उनमें 4 राज्यों का नाम आता है, जिसमें सबसे पहले है कर्नाटक, फिर आता है आंध्र प्रदेश, फिर है आपका झारखंड और नेक्स्ट है आपका केरल। और इन 4 के बाद अब राजस्थान भी जो है वो भी सोना उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। तो राजस्थान है 5वीं नंबर पे। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो गाइज, न्यूट्रॉन की खोज एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जिसका नाम जेम्स चैडविक था, उन्होंने करी थी और 1931 में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण होता है जो कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। इसे एन से, तो न्यूट्रॉन को जिससे दर्शाया जाता है वो है स्मॉल एन। न्यूट्रॉन एक उपपरमाण्विक कण है जो कि सभी प्रकार के पदार्थों के परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। तो आपको ये फैक्ट भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, अभी हमने देखा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाता है तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे जे थॉमसन। किस ईयर में की थी? तो 1897। इसके बाद अगर आपसे प्रोटॉन की बात का पूछा जाता है तो जो प्रोटॉन की खोज थी वो गोल्डस्टीन ने की थी और जो प्रोटॉन का नाम दिया गया था वो रदरफोर्ड ने रखा था। तो गाइज, यहाँ पर बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड में कंफ्यूजन क्रिएट करके फिर वो एक गलत आंसर कराते हैं। तो अगर खोज पूछा जाता है को गोल्डस्टीन नाम देना है, नाम किसने रखा था वो है रदरफोर्ड। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ली लोक चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंध रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। जो वर्ली आदिवासी होते हैं वो अपने घर की दीवारों को उनके जीवन और उनके दैनिक जीवन की अन्य नियमित गतिविधियों को दर्शाते हुए चित्रों से सजाते हैं इस वर्ली लोक चित्रकला में, जो कि महाराष्ट्र में होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के कितने शहर में आयोजित किया गया था? तो बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम यानी कि KIYG, तो गाइज मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG जो 2022 का हुआ था, ये आपका 5वां संस्करण हुआ था और ये 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र ने समग्र चैंपियनशिप जीती थी। तो किसने जीती थी? महाराष्ट्र ने। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की पदक तालिका में 161 पद, कुल 161 पद जीते थे, जिसमें 56 स्वर्ण थे, 55 रजत थे और 50 कांस्य थे। इसके साथ महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा था। इसके अलावा बात की जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की, तो ये जो था ये 6ठा संस्करण था और इसका जो आयोजन हुआ था वो मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक किया गया। KIYG 2023 की पदक तालिका में जो महाराष्ट्र था वो 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर जगह उसने बनाई थी। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा ने 41 स्वर्ण जीते थे, 32 रजत जीते थे और 55 कांस्य जीते थे, जिसके साथ हरियाणा इस प्रकार दूसरे स्थान पर था।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत एक प्रमुख प्रोग्राम है जिसका 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी तक आयोजित किया गया था। तो गाइस ये 5वां ही संस्करण था जो कि 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 में हुआ था। इसके अलावा मध्य प्रदेश और नई दिल्ली ट्रैक साइकिलिंग के लिए 8 अलग-अलग शहरों में ये जो आयोजन किया गया था, ये 8 अलग-अलग शहरों में 11 स्थानों पर खेल आयोजन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट मध्य प्रदेश के इन अलग-अलग शहरों में उसका गेम खेला गया था। और बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली के न्यू दिल्ली में ये आयोजन हुआ था। बात की जाए पदक तालिका की, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की जो तालिका है वो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 आया था महाराष्ट्र जिसने कुल 161 पदक जीते थे, जिसमें 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य पदक जीते थे। फिर आता है हरियाणा जिसने 128 पदक जीते थे, जिसमें 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य पदक जीते थे। तीसरे नंबर पर था मध्य प्रदेश जिसने 96 मेडल जीतकर अपना स्थान तीसरे स्थान पर बनाया था, जिसने 39 स्वर्ण, 30 रजत और 27 कांस्य पदक जीते थे। फिर चौथे नंबर पर था राजस्थान और 5वें नंबर पर था दिल्ली, जिसमें राजस्थान ने 48 मेडल जीते थे, जिनमें 19 स्वर्ण, 10 रजत और 19 ही कांस्य पदक जीते थे। उसके अलावा दिल्ली ने 16 स्वर्ण, 22 रजत और 26 कांस्य पदक जीत के कुल 64 पदक जीत के 5वें नंबर पर था। तो ये जो श्रृंखला में किस किस स्थान पर थे ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू करा है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। अक्टूबर 2022 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल यानी कि फुटबॉल सभी के लिए एक पहल की ऑनलाइन शुरुआत की है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब बात की जाए इस पहल के बारे में, तो जो फुटबॉल फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए फुटबॉल पहल है, इसके जो पहले खिलाड़ी शुरुआत बने थे वो 10 अक्टूबर 2022 को हुए थे। और किस राज्य ने शुरू किया है? उड़ीसा ने। मतलब ये पहल शुरुआत कब हुई थी? 10 अक्टूबर 2022 को। किस राज्य में? उड़ीसा में। शुरुआतकर्ता कौन थे? नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उद्देश्य क्या रहा है? राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना। और इस पहल के जो तहत है राज्य सरकार द्वारा लगभग 2000 स्कूलों के बच्चों के बीच कम से कम 43,000 फुटबॉल का वितरण किया गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह ब्राह्मण आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो गाइज ये जो अनुच्छेद 355 है हमारा भारतीय संविधान का, उसमें राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने के लिए केंद्र को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 भी आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 महिला फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गाइज ये हो चुका है, ये मैच अभी रिसेंटली हुआ है 20 अगस्त 2023 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। और इसका जो मुकाबला है वो स्पेन और इंग्लैंड से था। तो आप कह सकते हैं कि इन दो टीमों के बीच में मैच हुआ था, तो स्पेन की टीम थी और इंग्लैंड के बीच में था। यह 75,784 समर्थकों के सामने हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका से टोरी पेंसो द्वारा रेफरी किया गया था। तो रेफरी भी बता सकते हैं कौन थे, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से टोरी पेंसो ने रेफरी का भूमिका निभाई थी। सिडनी में स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल की मेजबानी की। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाता है कि 2019 का महिला फीफा विश्व कप कहाँ हुआ था, तो गाइस उसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। और अगर आपसे पूछा जाता है 2019 महिला फीफा विश्व कप कौन था, उसका विनर कौन था, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है मोढेरा सोलर गांव किस राज्य में स्थित है? तो गाइज रिसेंटली ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के मेहसाणा जिले
में स्थित एक मोढेरा जगह है, एक मोढेरा है, उसको सातों दिन यानी कि 24/7 सातों दिन 24 घंटे सौर ऊर्जा आपूर्ति वाला गांव घोषित किया है। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है और मोढेरा उस जगह का नाम है, तो आपको ध्यान में रखना है, जो कि गुजरात में स्थित है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गाइज डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उनका जीवन काल 1887 से 1961 रहा था। भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे, जो कि तो बिहार के ये मुख्यमंत्री रहे थे और उनका बिहार के मुख्यमंत्री के किस ड्यूरेशन में रहे थे? तो टाइम पीरियड था 1946 से लेके 1961। उन्हें श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह इज द करेक्ट आंसर। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गाइज कुछ ऐसी सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कर्क रेखा के और कौन से नाम होते हैं, जिससे कि अगर वो पूछा जाए तो आप उसे बता सकें। तो कर्क रेखा जो होती है, जिसे उत्तरी उष्ण कटिबंधीय भी कहा जाता है, वो पृथ्वी पर अक्षांश का सबसे उत्तरी व्रत है। इसके अलावा भारत में जो कर्क रेखा होती है, यानी कि कैंसर लाइन जिसे कहते हैं, वो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और उन 8 राज्यों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। तो गाइज ये कुल 8 स्टेट्स ऐसी हैं, 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में होता है वहां से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को लगातार छठी बार स्वच्छता का अवार्ड दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक प्रावधान को कनाडा के संविधान से लिया गया था? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियां जो कि केंद्र के पास होती हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार का विचार जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। संसद को संवर्ती या राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आने वाले किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। अवशिष्ट नियंत्रण की 3 सूचियां, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्त सूची, ये तीनों होती है। अगला है, यूएस ओपन पुरुष एकल 2022 के विजेता कौन रहे थे? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है स्पेन के कार्लोस अल्कराज। तो यहाँ पर आपको यूएस ओपन 2022 के बारे में हम बता रहे हैं। स्पेन के जो कार्लोस अल्कराज हैं, उन्होंने यूएस ओपन पुरुष सिंगल्स के फाइनल मैच में नॉर्वे के कास्पर रूड को शिकस्त दी है। तो किसको हराकर उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी? नॉर्वे से बिलोंग करते हैं कास्पर रूड, उनको शिकस्त दी। और कौन बने विजेता? वो हैं कार्लोस अल्कराज। ये दोनों नाम यहाँ मौजूद हैं जिनके बीच ये फाइनल मैच हुआ था, तो आप देख सकते हैं। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया इस उपलब्धि को हासिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों का वर्गीकरण किस वर्ग में किया जाता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है क्रिप्टोगेम के थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा जो होता है उस वर्ग में किया जाता है। ये पौधे निम्न श्रेणी के होते हैं, जिनमें पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पर्णहरित विद्यमान होने के कारण ये पौधा जो होते हैं बहुत ज्यादा हरे रंग के होते हैं। और कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जिनका रंग हरा होने के बावजूद, मतलब हरा होने के बिना, एक लाल कलर के भी होते हैं, भूरा कलर के भी होते हैं, अथवा नीला और हरा रंग के भी होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है अगर आपसे पूछा जाता है कि जो शैवालों का वर्गीकरण तो थैलोफाइटा हो ही गया, उसके अलावा अगर शैवालों का रंग पूछा जाता है तो हरा होने के अलावा रंग लाल, भूरा अथवा नीला हरा भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हम एक शॉर्टकट कुंजी यानी कि शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज Ctrl+W। नेक्स्ट जो शोभ मंडल यानी कि जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है 14 किलोमीटर। शोभमंडल परत पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है। इसकी जो मोटाई होती है वो 7 से 20 किलोमीटर की होती है और इसमें जलवाष्प, बादल और धूल सम्मिलित होते हैं। तो क्या क्या पाया जाता है? जलवाष्प, आप कह सकते हैं बादल और धूल सम्मिलित होता है। समताप मंडल दूसरी परत होती है, तो दूसरी परत के बारे में भी आपको बता देते हैं। और पृथ्वी की सतह से लगभग
50 किलोमीटर ऊपर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपनी गद्दी से हटाया गया था? तो गाइज पहले मैं बताना चाहूंगी कि उस वर्ष, इनफैक्ट उस ईस्वी में जो लोग थे वो एक वुमेन को एक रानी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। वो मतलब एक रानी शासन करे, उसके शासक बने, उसके रूप में नहीं देख पाते थे। तो यही भी एक रीजन था कि रजिया सुल्तान को 1240 ईस्वी में अपनी गद्दी से उतार दिया गया था, क्योंकि उस समय लोग एक रानी को शासक के रूप में देखने में, रखने में सहज नहीं थे। रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि वो पहली और आखिरी महिला शासिका थी। उनका जन्म जो हुआ था वो वर्ष 1205 में हुआ था और उन्होंने देश पर 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष में लागू किया था? इसका करेक्ट आंसर है 1917। गांधी जी ने 1917 में गुजरात के खेड़ा में उन किसानों के समर्थन में सत्याग्रह शुरू किया था जो फसलों की विफलता के कारण भूमि कर कर यानी कि टैक्स, जो भूमि टैक्स था उसका भुगतान करने में सक्षम नहीं थे। इस संघर्ष के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भी गांधी के भरोसेमंद अनुयायियों में से एक के रूप में उभरे थे और उनके साथ उस आंदोलन में जुड़े रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरोधर पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित होती हैं? तो गाइस धीरोधर पहाड़ियां, जिनको हम धीनोधर हिल्स के नाम से भी जानते हैं, वो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में नानी अरल ग्राम के समीप स्थित कुछ पहाड़ियां होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत किन राज्यों में सीमित है? तो कर्नाटक संगीत जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक महत्वपूर्ण शैली है। यह दक्षिणी भारत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है। तो यहाँ यहाँ ये परफॉर्म होता है, जबकि देश के बाकी हिस्सों का जो शास्त्रीय संगीत होता है उसे हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक संगीत में जो स्वर होते हैं उन पर मुख्य बल दिया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67th फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है शेरशाह। साथ ही साथ अगर आपको बेस्ट एक्टर का बताएं तो रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था और कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो गाइस जो प्रस्तावना की प्रेरणा है हमारे भारतीय संविधान में वो अमेरिका से ली गई है। जैसे अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से होती है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ये हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से शुरुआत होती है। वैसे ही भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम भारत के लोग हैं इससे होती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया यानी कि भारत में। तो गाइस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो है इसका आगाज 5 अक्टूबर से हो जाएगा। तो 5 अक्टूबर से ये मैच खेला जाएगा और इस साल आईसीसी जो है, आईसीसी वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की मेजबानी में खेला जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो गाइस 42वां जो संशोधन अधिनियम हुआ था उसके तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे और वो 3 शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया जाता है वो शब्द नहीं जोड़ा गया था, तो वो उसका करेक्ट आंसर होगा। बात की जाए भारतीय संविधान में भाग 4A की, तो 4A को जोड़कर अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो कहाँ पर जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 39 की बात की जाए तो अनुच्छेद 39 में बालकों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ये अनुच्छेद 39 बताता है। अगला सवाल, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गाइस उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर जो है वहां पर लिंगराज मंदिर स्थित है। यह भुवनेश्वर का एक मुख्य मंदिर है तथा इस नगर में प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इनफैक्ट मतलब उड़ीसा
भुवनेश्वर का जो एक प्राचीन मंदिर है उनमें से एक लिंगराज मंदिर कहलाया जाता है और यह भगवान त्रिभुवनेश्वर यानी कि शिव को समर्पित है और इसे ययाति केशरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। नेक्स्ट है हड़प नीति। हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने बनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी द्वारा ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति शुरू की गई थी और लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में 1848 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल के पद पर उन्होंने काम किया था, इस पद पर रहे थे। इसके अलावा अगर इस नीति की बात की जाए, इस नीति को कई और अलग दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि चूक का सिद्धांत हुआ, व्यापकत का सिद्धांत हुआ और हड़प नीति, क्योंकि अंग्रेजों का इस नीति को भारतीय रियासतों पर लागू करने का एक ही उद्देश्य था कि उन्हें इस नीति के द्वारा भारतीय रियासतों को हड़पना था। तो क्योंकि उनको रियासतों को हड़पना था, इस नीति का नाम उस तरह से हड़प नीति भी रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है? तो गाइज अप्रैल 2017 में अक्षय कुमार को उनकी मूवी रुस्तम के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका करेक्ट आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि पीसी महालनोबिस ने 1931 में कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि आईएसआई की स्थापना की थी। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि जो पीसी महालनोबिस थे उन्होंने 1931 में आईएसआई की स्थापना की थी। इसके अलावा अगर आपसे पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जाता है तो वो हेरोड डोमार मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गाइज मैंगनीज के बारे में एक चीज आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स गेट कंफ्यूज और वो उसको गलत कराते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे देश में मैंगनीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार कौन सा है, तो गाइज जो अयस्क यानी कि मैंगनीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार जो है वो उड़ीसा में है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश है। तो ये डिफरेंस है एक थिन लाइन का और आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है? तो कई बात की जाए कुछ रोगों की जो कि मच्छर के काटने से होते हैं, तो उसमें है आपका मलेरिया, डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया, इंसेफेलाइटिस इंसेफेलाइटिस इंसेफेलाइटिस, जीका वायरस, लसिका फाइलेरिया। ये कुछ ऐसे रोग हैं जो कि मच्छर के काटने से हो जाते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस जो होता है और निद्रा रोग जो कुछ होते हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं जो कि मच्छर के काटने से नहीं होते हैं और हेपेटाइटिस इज ऑफन कॉज्ड बाय अ वायरस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया था? तो गाइस लॉर्ड लिटन ने, यहाँ पर नोट कीजिएगा, लॉर्ड लिटन ने किया था। 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया था, जिसके अनुसार भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक बार आपराधिक अपराध माना जाएगा। और यह जो अधिनियम है ये अंग्रेजों पर लागू नहीं हुआ था, ये सिर्फ भारतीयों पर हुआ था। लॉर्ड लिटन ने किया था, 1878 में किया था। अगला सवाल, 2020 टोक्यो ओलंपिक ने भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो कुल 7 मेडल 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते थे, अपने नाम किए थे, जिनमें 1 स्वर्ण था, 2 रजत थे और 4 कांस्य पदक अपने नाम शामिल किए थे। नेक्स्ट है, महानदी बेसिन किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो अगेन गाइज अगर आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से होकर गुजरता है, तो उसमें महानदी आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है। अगर पूछा जाता है कहाँ से नहीं गुजरता है, तो झारखंड राज्य से नहीं गुजरता है। और जो महानदी बेसिन है वो देश का 8वां सबसे बड़ा बेसिन है, तो ये चीज भी नोट कीजिएगा, जिसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो है 139681.51 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2025 तक निलंबित कर दिया गया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है शिवपाल सिंह।
शिवपाल सिंह जो हैं उन्हें पिछले साल अक्टूबर में प्रतिबंधित पदार्थ मेंटाडियोनोन से पॉजिटिव पाया गया था। तो ये पदार्थ भी हो सकता है आपसे पूछा जा सके, तो मेंटाडियोनोन की उन्होंने क्या कंज्यूम किया था वो भी हो सकता है पूछा जाए, तो ये याद रखिएगा। और उनका जो निलंबन है वो अक्टूबर 2021 से जारी रहा है और अक्टूबर 2025 तक उनको निलंबित कर दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि शिवपाल सिंह जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, तो वो भारतीय जैवलिन थ्रोअर और टोक्यो ओलंपियन रह चुके हैं शिवपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आता है आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है, तो गाइस भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में यह स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण भी है। पूरा जो अमृतसर शहर है वो स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ ही बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में हजारों श्रद्धालु और पर्यटक हर साल हर महीने विजिट करते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो गाइस प्रारूप समिति का विचार आयरलैंड से लिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। आयरलैंड यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो हैं वो इस समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। और प्रारूप समिति के जो अन्य सदस्य हैं, जो कि एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी, ये कुछ अन्य सदस्य हैं जो कि इस प्रारूप समिति के अन्य सदस्य हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति संसद के लिए राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य नहीं होता है। ओके जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के देखा जाए तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति वैसे तो भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है, फिर भी वह दोनों में से किसी भी सदन में ना तो बैठता है ना ही उसकी चर्चाओं में भाग लेता है। जो राष्ट्रपति समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो मतलब टाइम टाइम पर अलग अलग समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमा दास असम किस खेल से संबंधित हैं, तो गाइस जो हेमा दास हैं जिनका जन्म 9 जनवरी 2000 को हुआ, वो एक भारतीय धावक हैं। तो वो एक एथलीट आप कह सकते हैं, खेल से बिलोंग करती हैं। वो IAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी रह चुकी हैं। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो गाइस पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किस किस के बीच में हुआ था। और अकबर के जो सेनापति थे खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत भी साबित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना था, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है बलबन। नसीरुद्दीन महमूद जो थे उनकी अकस्मात मृत्यु के बाद जो बलबन थे उसका उत्तराधिकारी बन गए थे, क्योंकि जो महमूद थे उनके कोई भी पुत्र नहीं थे, इसीलिए जो बलबन थे उनको ये उपाधि उनको ये उत्तराधिकारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। अब यहाँ पर गाइस पूछा गया था कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था, तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको पानीपत के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध तीनों के बारे में बता दिया है। तो आप तीनों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जो प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, दूसरा 5 नवंबर 1556 में हुआ था और तीसरा 14 जनवरी 1761 में हुआ था। और किसके द्वारा जीता गया था, पहला जीता था बाबर ने, दूसरा अकबर ने और तीसरा अब्दाली ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व ज्ञान की डेंसिटी सबसे ज्यादा है? तो जो सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है वह है पृथ्वी, और सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वह है शनि। तो ये दोनों चीज आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय ले लेता है? तो गाइस बुध जो होता है वो अपनी ही धुरी के चारों ओर उसको चक्कर लगाने में कम से कम 59 डेज लग जाते हैं। तो सूर्य के, क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह होता है, यह केवल 88 पृथ्वी दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। बुध पृथ्वी की तुलना में धीरे धीरे घूमता है, इसलिए उसका एक दिन लंबे समय तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत उन्हें भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय का क्या नाम था? तो गाइस आजाद भारत को अंतरिक्ष की सैर कराने वाले जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे उनका नाम राकेश शर्मा था, जिनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। वे भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री बने थे जिन्हें अंतरिक्ष यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जो राकेश शर्मा थे उनको ये अवसर 2 अप्रैल 1984 में मिला था, और उसी दौरान वो प्रथम भारतीय बन गए थे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले। अगला सवाल, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो गाइस जो तराइन का युद्ध था, जिसको हम तरावड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, वो 1191 और 1192 की एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। ये युद्ध मोहम्मद गौरी, जिनका मूल नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान चहमान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं? तो गाइस साल 2001 में जो भारत में कुल जिलों की संख्या थी वो 593 हुआ करती थी। इसके बाद इसके 10 साल बाद यानी कि 2011 की जब जनगणना हुई तो जो जिलों की संख्या थी वो 593 से बढ़कर 640 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? तो गाइस कुछ नदियों के नाम जो कि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं उनमें सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदियां हैं। उसके अलावा हिमालय पर्वत में से जो उद्गम पाने वाली नदियां हैं वो है गंगा, सरस्वती, चंद्रभागा, यमुना, शुतुद्री, वितस्ता, शुतुद्री जिसे हम सतलुज के नाम से भी जानते हैं, वितस्ता जिसे झेलम के नाम से भी जाना जाता है, इरावती, रावी, कुहू, काबुल, गोमती, धूतपापा, शारदा, बाहुदा, राप्ती, चितंग, विपाशा, ब्यास, देविका, सरयू, घाघरा, रक्षु, रामगंगा, गंडकी, गंडक, कौशिकी, कोसी। तो ये कुछ प्रमुख नदियों के नाम हैं जिनका जो उद्गम स्थल है वो भी हिमालय पर्वत से होकर गुजरता है। तो गाइज यहाँ पे कुछ नदियों के नाम जिनको कि दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है या जाना जाता है वो भी दिया गया है, तो आप वो भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो गाइस सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध होता है, और जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वो बृहस्पति का होता है। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है सबसे चमकीला ग्रह हो कौन सा होता है तो वो है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो क्या था? तो जो बुद्ध के बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। राजा शुद्धोधन और महामाया बालक सिद्धार्थ के माता पिता थे। सिद्धार्थ की जो माता थी उनका निधन हो गया था, उसके बाद महामाया की जो बहन थी गौतमी, उन्होंने ही इनका पालन किया था। इस कारणवश जो सिद्धार्थ थे उनका नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो में कौन सा पेड़ दिया गया है? तो गाइस जो देश के बैंकों का बैंक कहा जाने वाला बैंक है यानी कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
है वो आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जो है उसका, यानी कि लोगो जो है उसमें ताड़ का पेड़ और बाघ दिए गए हैं। तो जो पेड़ आपसे पूछा जाता है तो ताड़ का पेड़ इज दी करेक्ट आंसर और बाघ दिया गया है। यह चिन्ह जो है ये औपनिवेशिक अतीत की निशानी है और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतीक चिन्ह से लिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतीक चिन्ह में शेर और ताड़ का पेड़ था, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो उस शेर को हटा के बाघ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम की रचना कब और किसने की? तो गाइस 7 नवंबर 1876 में बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम, जो राष्ट्रगान वंदे मातरम है, इसकी रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज के खेल में कितने खाने यानी कि वर्ग होते हैं? तो गाइज शतरंज जो है वो एक चौपाट के ऊपर खेला जाता है। चौपाट यानी कि एक बोर्ड के ऊपर खेला जाता है। इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं और यह बोर्ड 2 रंग का होता है, काला और सफेद, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे। इस बोर्ड को टोटल 64 खानों में बांटा गया है। जैसे कि बोर्ड का रंग सफेद और काला होता है तो 32 खाने आपको सफेद मिलेंगे और 32 खाने आपको काले मिलेंगे। और जो प्रत्येक खिलाड़ी होता है उसके पास एक राजा होता है, एक वजीर होता है, 2 ऊंट होते हैं, 2 घोड़े होते हैं, 2 हाथी होते हैं और 8 सैनिक होते हैं। और इस प्रकार से ये खेल खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो गाइस जो क्रिकेट का जन्मदाता है वो इंग्लैंड को कहा जाता है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट ही है। और क्रिकेट की शुरुआत अगर पूछी जाए इंग्लैंड ने कब की थी, तो इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। सो गाइज दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, यूजफुल लगा। इस वीडियो में हमने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं जो कि आपको आपकी एसएससी एमटीएस 2023 की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे एंड डेफिनेटली आपके पेपर में इन क्वेश्चंस में से पेपर आने वाले हैं। तो इन आंसर्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं वो ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो हम एमटीएस की सीरीज लेकर आ रहे हैं इन आवर वीडियोस, आप उनको भी जाके देखिए क्योंकि वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। दैट्स इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि जब भी हम एक न्यू वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।